जब भी बात होती है यूनिवर्स की तो सिर्फ एक ही लाइन कि ये यूनिवर्स कितना बड़ा है। इस यूनिवर्स में इतना सब कुछ है कि सोचकर हैरानी होती है कि इस ब्रह्मांड को इतना विशालकाय आकार पसंद है या यह अपने रूप से अनजान है। ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज जिनमें अरबों खरबों सितारे जो कि यूनिवर्स को अपनी एक अलग पहचान देते हैं। गैलेक्सीज, प्लैनेट, लाइट और यहाँ तक कि टाइम, ये सब कुछ यूनिवर्स का ही तो हिस्सा है। डस्ट, गैस और डार्क मैटर से मिलकर बनी है ये गैलेक्सीज, जिसमें सब कुछ ग्रेविटी के जरिए आपस में बंधा हुआ है। आप सबको लगता होगा कि ये यूनिवर्स की दुनिया बहुत ही खूबसूरत और शाइनी होगी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि इस यूनिवर्स में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिसमें मिस्ट्री है, अंधेरा है और रोमांस तो हो गई। हम बात कर रहे हैं ब्लैक होल की, जो कि हर गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद है, और सुपर मैसिव ब्लैक होल जो कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में भी मौजूद है। ब्लैक होल, जितना इसका नाम लेना आसान लगा करता है उतना ही ये अमेजिंग है। 2014 में आपको याद होगा क्रिस्टोफर नोलान की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म आई थी जिसका नाम इंटरस्टेलर था। इस फिल्म में स्पेस के रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट है, वार्म होल, ब्लैक होल, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, इस सबको एक एक्यूरेट तरीके से बताया हुआ है। और ये फिल्म मेरी अब तक की सबसे फेवरेट फिल्म रही है और मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप ये फिल्म जरूर देखें। इसमें आपको बहुत सी नॉलेज मिलेगी। चलिए टॉपिक पे आते हैं। इस फिल्म के मेन कैरेक्टर कूपर, वो ब्लैक होल के अंदर गिर जाते हैं और इस फिल्म में ब्लैक होल का नाम गारगेंटुआ बताया जाता है। कूपर अपने स्पेसक्राफ्ट के साथ ब्लैक होल में कूद जाते हैं। स्टार्टिंग में तो सब कुछ काला काला लगता है, पर जैसे ही वो आगे जाते हैं कुछ मिट्टी जैसे पार्टिकल्स उनकी स्पेसक्राफ्ट के साथ टकराते हैं, उनकी स्पेसक्राफ्ट को खुदेड़ने लगते हैं, समथिंग लाइक दैट वी कैन से। कुछ फ्लैशलाइट्स, चिंगारियां, ये सब इनके स्पेसक्राफ्ट से टकराने लगती हैं, जिसकी वजह से उनकी स्पेसक्राफ्ट में आग लग जाती है। इसी की वजह से उनको स्पेसक्राफ्ट से इजेक्ट करना पड़ता है और ये ब्लैक होल के अंदर जाते ही रहते हैं। फिर सडनली ये अपने आप को 5 डायमेंशन में पाते हैं, एक 5 डायमेंशन टेसरैक्ट। सुनकर हैरानी हो रही होगी ना, ये एक माइंड ब्लोइंग चीज है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप अपने पास्ट से कम्युनिकेट कर सकते हैं ग्रेविटी के इस्तेमाल से। इन सारी चीजों को देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये सब कुछ एग्जिस्ट करता है कि नहीं, क्या ये पॉसिबल है कि ब्लैक होल में ये सब कुछ होता है। अगर हम सच में ब्लैक होल में गिर गए तो क्या होगा, क्या देखने को मिलेगा। तो आइए इन सारी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। Black holes remained largely unknown until the 20th century. A black hole is a region in space where the force of gravity is so strong not even light can escape. Einstein's general theory of relativity calculated that any mass could become a black hole if it were compressed tightly enough. But it wasn't until 1971 when theory became reality. Astronomers studying the constellation Cygnus discovered the first black hole. ब्लैक होल ज्यादा पुराना नहीं है। आज से कुछ 100 साल पहले कोई भी ब्लैक होल के बारे में जानता तक नहीं था, पर अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से बाद में ब्लैक होल की डिस्कवरी की गई। इस थ्योरी के 2 पार्ट्स हैं। पहली स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और दूसरी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। बात करें पहली वाले की, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसको आइंस्टाइन ने 1905 में पब्लिश किया था, जो कि हमें बताती है स्पीड टाइम को इन्फ्लुएंस करती है। आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। जैसे कि आप एक स्पेसक्राफ्ट में बैठे हैं जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, तो आपके लिए टाइम बहुत स्लो चलेगा। पर रिलेटिव के हिसाब से जो लोग स्पेसक्राफ्ट में नहीं बैठे, जो लोग अर्थ पर हैं, रिलेटिव वर्ड यहाँ पे बहुत जरूरी है। तो इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझें, क्योंकि आप स्पेसक्राफ्ट में बैठे होंगे तो आपको फील नहीं हो रहा होगा कि टाइम स्लो चल रहा है। आपके लिए टाइम उसी स्पीड में चल रहा होगा जितने भी नॉर्मल चलता है। लेकिन जब आप वापस अर्थ पर जाओगे तो आपको पता चलेगा कि टाइम कितना अलग चल रहा था। इस चीज को टाइम डायलेशन कहा जाता है। अब स्पीड से ही नहीं बल्कि ग्रेविटी से भी टाइम डायलेशन हो सकती है, जिसे आइंस्टाइन ने बताया दूसरी थ्योरी में, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये उन्होंने डेवलप करी थी 1915 में। इस थ्योरी में आप जितना ज्यादा ग्रेविटेशन फोर्स का एक्सपीरियंस करेंगे उतना ही ज्यादा टाइम आपके लिए धीरे हो जाएगा और इसे ग्रेविटेशनल टाइम कहा जाता है। और इसको इंटरस्टेलर फिल्म में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया। जब कूपर और उनके साथी एक्वा प्लैनेट पे लैंड करते हैं तो वहाँ का 1 घंटा धरती पर 7 साल के बराबर होता है। ऐसा इस प्लैनेट पर इसलिए होता है बिकॉज ये प्लैनेट गारगेंटुआ ब्लैक होल के बहुत नजदीक होता है। तो ब्लैक होल के द्वारा आ रहा ग्रेविटेशन फोर्स इस पर इम्पैक्ट डालता है। आइंस्टाइन ने इसे विजुअलाइजेशन करने के लिए कहा कि एक स्पेस टाइम का फैब्रिक इमेजिन करो, लाइक अ मैश समथिंग, जिस पर सारे प्लैनेट रखे हुए हैं। जितना ज्यादा इनका मास है उतना ही ज्यादा ये स्पेस टाइम में मैश को बेंड कर रहे हैं। और जब ये मैश बेंड हो रहा है, ना सिर्फ फिजिकल ऑब्जेक्ट इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं बल्कि टाइम की भी डायलेशन होने लग रही है। और जो बाकी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं
जैसे कि साउंड, हीट, लाइट, उन सब पर भी ग्रेविटेशन का असर पड़ता है। सही सुना आपने। ये एक और कंक्लूजन था जो आइंस्टाइन ने निकाला था। ग्रेविटेशन से ऑलमोस्ट हर चीज पर असर पड़ता है। ग्रेविटेशन फोर्स के फोर्स से ना सिर्फ फिजिकल ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट होते हैं बल्कि हीट, साउंड और लाइट भी अट्रैक्ट होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं यूनिवर्स में जिनका ग्रेविटेशन फोर्स इतना ज्यादा है कि वो पूरी तरह से लाइट को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लें। अगर ऐसे ऑब्जेक्ट हैं तो वो पूरी तरह ब्लैक होंगे, वो हमें दिखेंगे ही नहीं क्योंकि लाइट भी उनसे बाहर नहीं निकल पाएगी, और इन्हीं को कहा जाता है ब्लैक होल। लेकिन जब आइंस्टाइन ने अपनी ये थ्योरी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताई थी, उस वक्त ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट एक थ्योरेटिकल था, जिसका उनको पता था कि ग्रेविटेशन लाइट को इन्फ्लुएंस करती है और थ्योरेटिकली ऐसे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं जो लाइट को ऑब्जर्व कर सकें। पर आइंस्टाइन को ये नहीं पता था कि सच में ब्लैक होल होते हैं। जब आइंस्टाइन जिंदा थे तो उन्हें ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट वियर्ड लगता था। वो जानते थे कि थ्योरेटिकली ये सारी चीजें हो सकती हैं, पर रियलिटी में उनको यकीन नहीं था कि ये असली में एग्जिस्ट करता है। उनकी डेथ होने तक ये ब्लैक होल का वर्ड इन्वेंट ही नहीं हुआ था। एक आपको फैक्ट की बात बताऊं, आइंस्टाइन की थ्योरी के हिसाब से लाइट की स्पीड ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस को लिमिट करती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ग्रेविटी का फोर्स इंस्टेंटली हर जगह पर फील होता है। इसकी अपर लिमिट है लाइट की स्पीड। ऐसा एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं कि सन एकदम से गायब हो गया और आपको इस बारे में 8 मिनट बाद पता चलेगा कि सूरज गायब हो चुका है, बिकॉज सन की लाइट को 8 मिनट का समय लगता है अर्थ पर आने के लिए। लेकिन आइंस्टाइन के हिसाब से सन गायब होने का जो अर्थ पर ग्रेविटेशन इंपैक्ट पड़ेगा, ये भी हमें 8 मिनट बाद पता चलेगा। है ना कमाल की चीज। तो आइंस्टाइन के बाद जो ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी, इस थ्योरी पे भी साइंटिस्ट ने काम किया, जैसे कि कार्ल श्वार्ज़शाइल्ड, जोनाथन ड्रोस्टे, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। कई सारी इक्वेशन थी। इन लोगों ने उन इक्वेशन को सॉल्व किया और उनके सोल्यूशन निकालने की कोशिश की, और इन इक्वेशन के सोल्यूशन निकालने से थ्योरेटिकली प्रूफ हो पाया कि ब्लैक होल जैसी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। 1960 तक आते आते साइंटिस्ट ने माना कि थ्योरेटिकली नहीं, शायद एक दिन हम रियलिस्टिक भी ब्लैक होल को देख पाएंगे। ब्लैक होल जो वर्ड है वो पहली बार एक मैगजीन में यूज किया था 1964 में, लेकिन ये वर्ड 1967 के बाद पॉपुलर बन पाया, जो एक फिजिसिस्ट जॉन व्हीलर ने पॉपुलराइज किया था। ब्लैक होल वर्ड सुनने में थोड़ा सेंसेशनल सा लगता है, लेकिन ये थोड़ा मिसलीडिंग भी है। ब्लैक होल, ये वर्ड आपको ऐसा लगेगा कि एक्चुअल में वहां पर कोई होल है, पर ऐसा नहीं है। वहां कोई होल नहीं है स्पेस में। जो ब्लैक होल होते हैं वो स्टार्स से बनते हैं। इनके सेंटर में कुछ मटेरियल जरूर है। अब स्टार में क्या होता है, जैसे कि सन भी हमारा एक स्टार ही है, जिसके बीच में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होते हैं। इन रिएक्शन की वजह से ही हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होते हैं। जो ये हीट प्रोड्यूस हो रही है वो बाहर की तरफ से फोर्स डालती है और अंदर की तरफ स्टार्स में फोर्स आता है ग्रेविटेशन की वजह से, जिससे ये सारे स्टार्स इकट्ठे होकर आपस में जिंदा रहते हैं। तो इस तरीके से हर स्टार अपनी जिंदगी में इक्विलिब्रियम इकट्ठा करके रखता है। बाहर की तरफ जाने वाली फोर्स रिएक्शन की वजह से और अंदर की तरफ आने वाली फोर्स ग्रेविटी की वजह से। लेकिन जो ये रिएक्शन होने लग रहा है वो फ्यूल की वजह से हो रहा है, हाइड्रोजन या हीलियम। ये फ्यूल हमेशा नहीं रहेंगे, कभी ना कभी ये फ्यूल खत्म होंगे। जब ये फ्यूल खत्म होंगे, जो ये बाहर की तरफ फोर्स जाने लग रहा है वो रहेगा ही नहीं, और अंदर की तरफ जो ये ग्रेविटेशन का फोर्स है उसे काउंटर करने के लिए कोई फोर्स नहीं रहेगा। तो ये स्टार अपने ऊपर ही कोलैप्स कर जाएगा खुद की ग्रेविटी की वजह से। ऐसा होने में तो बहुत लंबा समय लगेगा। हमारे सन की लाइफ 10 बिलियन ईयर्स है, लेकिन आगे क्या आता है वो डिपेंड करता है उस स्टार का मास कितना होता है। यहाँ पर एक चार्ट देखते हैं स्टार की लाइफ साइकिल का। अगर स्टार का मास ज्यादा नहीं है, छोटा एवरेज साइज स्टार है, तो वो रेड जाइंट में बदल जाता है। उसके बाद वो प्लैनेटरी नेबुला में बन सकता है या फिर व्हाइट ड्वार्फ में। लेकिन अगर एक बड़ा स्टार है, एक भारी स्टार, जब उसका फ्यूल ठंडा होता है तो वो रेड सुपर जाइंट में बनता है, फिर वो सुपरनोवा बन जाता है। उसके बाद एक बहुत ही छोटा सा कोर रह जाता है। अगर तो वो कोर छोटा है तो वो न्यूट्रॉन स्टार कहलाता है। अगर वो थोड़ा बड़ा कोर है तो वो ब्लैक होल कहलाता है। बेसिकली कहा जाए कि जितना मास था एक स्टार में, वो अपने ग्रेविटेशन फोर्स से कंप्रेस हो गया, छोटा हो गया, तो वो ब्लैक होल बन सकता है। अगर कोई स्टार हमारे सन जितना बड़ा है, उसका अगर कोई ब्लैक होल बनता है तो उसका डायमीटर सिर्फ 50 किलोमीटर का होगा। इतनी किलोमीटर हो जाती है, आप इमेजिन कर सकते हो। एक इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोफिजिसिस्ट सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जिन्होंने एक चंद्रशेखर लिमिट वैल्यू निकाली, उन्होंने कहा कि व्हाइट ड्वार्फ का मैक्स मास 1.4 टाइम्स द मास ऑफ आवर सन। इसके ऊपर वो स्टेबल नहीं रह पाएगा, फिर वो न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल बन सकता है। बिकॉज हमारा सन इस लिमिट से नीचे है, तो वो व्हाइट ड्वार्फ बनेगा, ना कि ब्लैक होल। अभी हमने बात की है ब्लैक होल क्यों होते हैं, अब हम बात करेंगे ब्लैक होल कैसे होते हैं। मेनली 3 टाइप ऑफ ब्लैक होल्स। फर्स्ट, स्टेलर ब्लैक होल, जो सबसे कॉमन टाइप के ब्लैक होल होते हैं। वो ब्लैक होल जो स्टार से फॉर्म होते हैं। जो साइंटिस्ट हैं उनका एस्टिमेट है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में मिनिमम 10 बिलियन से लेकर 1 बिलियन
ऐसे ब्लैक होल्स हैं। इसके अलावा होते हैं प्रीमोर्डियल ब्लैक होल्स। ये वो ब्लैक होल होते हैं जो एटम से बनते हैं। छोटे होते हैं लेकिन इनका मास वजन एक पहाड़ जितना बड़ा होता है। लेकिन ये भी एक अजम्पशन है कि इनका साइज एक एटम जितना छोटा होता है। लेकिन दोस्तों ये वाले ब्लैक होल सिर्फ थियोरेटिकली हैं, हाइपोथेटिकल नहीं। इनके बारे में हम ज्यादा नहीं बात करते। तीसरे होते हैं सुपर मैसिव ब्लैक होल, जो बहुत ही बड़े ब्लैक होल होते हैं। इतने बड़े कि इनका मास 1 मिलियन सन के कंबाइंड मास से ज्यादा होता है। और ये एक इतने बड़े बॉल में फिट होंगे कि उस बॉल का डायमीटर हमारे सोलर सिस्टम जितना बड़ा हो। साइंटिस्ट का मानना है कि हर बड़ी गैलेक्सी के बीच में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में भी सुपर मैसिव ब्लैक होल है। उसे नाम दिया गया है सैजिटेरियस ए। और जो इंटरस्टेलर फिल्म में जो ब्लैक होल दिखाया है वो गारगेंटुआ है, जो उन्होंने नाम दिया है। वो भी उन्होंने सुपर मैसिव ब्लैक होल बताया है। इसके अलावा साइंटिस्ट का मानना है कि 4 टाइप ऑफ ब्लैक होल भी हो सकता है, शायद से, पर पक्का नहीं कह सकते। 4 टाइप ऑफ ब्लैक होल होगा इंटरमीडिएट ब्लैक होल, जो कि स्टेलर ब्लैक होल और सुपर मैसिव ब्लैक होल के साइज के बीच में कहीं होगा, पर अभी तक कोई इसका प्रूफ नहीं मिला है। पर एक चीज जो आपने इंटरस्टेलर फिल्म में देखा होगा, जो आपने फोटोज देखी, समझा होगा उनको देखकर कि ऐसा नहीं है, ब्लैक होल एक बड़ी सी ब्लैक बॉल है जो हर चीज को अपने अंदर सोख लेती है। ब्लैक होल असल में एक कुछ ऐसा दिखता है। जो मैं आपको ब्लैक होल दिखा रहा हूँ ये मूवी वाला है। इसमें आपको ज्यादा अच्छी तरीके से पता चलेगा और इसकी क्वालिटी भी अच्छी है एज कम्पेयर टू फोटो वाली से, जो अभी कुछ सालों पहले इंसानों द्वारा ली गई थी। सबसे पहले आप इस फोटो में ये ऑरेंज कलर का रिंग देखेंगे जो ब्लैक होल के अराउंड फॉर्म होने लग रहा है, जिसे एक्रेशन डिस्क कहा जाता है। और ब्लैक होल का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फीचर है। जैसे कि आप जानते ही होंगे, ब्लैक होल में ग्रेविटेशन फोर्स बहुत ज्यादा होता है। ग्रेविटेशन की वजह से बहुत सारा गैसियस मैटर और डेब्रिस ब्लैक होल की तरफ आकर्षित होते हैं और उसे चारों तरफ फ्लोट करने लगते हैं। जैसे कि हमारे सन के अराउंड प्लैनेट्स गोल गोल घूमते हैं, बिकॉज सन का ग्रेविटेशन फोर्स बहुत ज्यादा है। यहाँ पर एक फर्क है कि ग्रेविटेशन फोर्स इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि हर चीज इसके आसपास घूमने लग रही है और इतनी हीटअप हो चुकी है कि ये सब एक फ्लोइंग फ्लूइड लाइक मैटर सा बन चुका है। लिटरली आग के पार्टिकल बन चुके हैं जो मिलियन डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा गर्म है। जितना ब्लैक होल के ज्यादा करीब जाएंगे उतने ही तेज ये पार्टिकल्स ब्लैक होल के अराउंड रिवॉल्व होने लगेंगे। ये पार्टिकल्स इतनी तेज से घूमते हैं कि एक दूसरे के साथ रब होते हैं, कंप्रेस होते हैं, जिनकी वजह से ग्लो करने लगते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेंज इनसे निकलने लग जाती है कि मेनली वो एक्सरे होती है। एक्रेशन डिस्क को इस मूवी में बहुत अच्छी तरीके से दिखाया है। बस एक चीज गलत दिखाई गई है, ये ऑरेंज कलर की नहीं होती, बिकॉज ह्यूमन आई कभी भी एक्स रेज को देख नहीं सकती। एक्स रेज विजिबल लाइट के स्पेक्ट्रम से बाहर होती हैं। हम बस इसे रिप्रेजेंट करते हैं ऑरेंज और येलो कलर देकर कि हम इसे देख सकें या दिखा सकें। जो इसका असली कलर होगा वो ब्लू के समथिंग होगा। 2019 में पहली बार ब्लैक होल की फोटो क्लिक की गई थी और पिक्चर में भी इन्होंने येलो कलर का यूज किया था। ये एक्रेशन डिस्क को शो करने के लिए था। अब एक चीज आप नोटिस कर सकते हैं इस असली फोटो में, मूवी में चाहे वो नोटिस ना कर पाओ, एक तरफ ये पार्टिकल्स ज्यादा ब्राइट है और दूसरी तरफ ये थोड़े डिमर है। इसके पीछे एक आसान सा रीजन है, जो पार्टिकल्स हमारी तरफ स्पिन कर रहे हैं वो ब्राइट दिख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो ऊपर की तरफ कर रहे हैं वो थोड़े डिमर है। ये होता है डुपलर बीमिंग इफेक्ट की वजह से। आप ब्लैक होल की ये असली फोटो देखकर एक चीज तो समझते ही होंगे कि कौन सी डायरेक्शन में ये पार्टिकल्स घूम रहे हैं। जो ब्राइट है वो हमारी तरफ आने लग रहे हैं और जो डिम है वो हमारे से दूर जाने लग रहे हैं। मूवी वाली इमेज पर वापस आए तो एक इंटरेस्टिंग चीज आप नोटिस करेंगे, एक्रेशन डिस्क एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन देती है ग्रेविटी की वजह से। देखकर ऐसा लग रहा है कि ब्लैक होल के ऊपर और नीचे की तरफ एक्रेशन डिस्क ने कवर कर रखा है। ऐसा हमें सिर्फ इसलिए दिखता है कि जो ग्रेविटी है वो लाइट को बेंड करने लग रही है। जो डिस्क का हिस्सा ब्लैक होल के पीछे छुपा हुआ है, जब इसे सामने से देख रहे हैं तो ये लाइट आ रही है, वो इसके ऊपर से आती है और इतनी बेंड हो जाती है ग्रेविटी की वजह से। अगर हम ब्लैक होल को ऊपर से देखेंगे वो बिल्कुल गोल दिखाई देगा और जो डिस्क है वो भी गोल दिखाई देगी। ये इल्यूजन हमें तभी दिखता है जब हम ब्लैक होल को साइड व्यू से देखते हैं। इसके अलावा जब हम ब्लैक होल के अंदर जाएंगे तो उसके एंड में आपको सिर्फ एक सर्कल दिखाई देगा। इस सर्कल को कहा जाता है फोटोन स्फीयर। इस एरिया में ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि लाइट ने ही ऑर्बिट करना शुरू कर दिया होता है ब्लैक होल के अराउंड। लाइट किस चीज से बनती है? फोटोन से। तो ये फोटोन्स ही राउंड मारने लग जाते हैं ब्लैक होल के अराउंड। इसका मतलब ये है, अगर आप ब्लैक होल के एरिया में पहुंच गए और जिंदा बच गए तो थियोरेटिकली पॉसिबल है कि आपको अपना सिर का पीछे का हिस्सा दिखाई दे, क्योंकि लाइट गोल गोल चक्कर लगाने लग रही है इस रिंग के फॉर्मेशन में। और इसके बाद आती है ब्लैक होल की बाउंड्री, जिसे हम कहते हैं इवेंट होराइजन। इसे बाउंड्री इसलिए कंसीडर किया जाता है क्योंकि इस पॉइंट के बाद ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि लाइट भी बचकर बाहर नहीं निकल सकती, यानी कि सब कुछ काला काला ही दिखाई दे रहा। अगर आप ब्लैक होल के अंदर गिर रहे हैं और आपने इवेंट होराइजन को पार भी कर लिया तो थियोरेटिकली आपके बच निकलने का कोई चांस नहीं, बिकॉज लाइट भी बचकर नहीं निकल सकती, तो इंसान तो दूर की बात है।
अब जैसे कि इंटरस्टेलर फिल्म में दिखाया गया है कि कूपर का जो स्पेसक्राफ्ट है वो ब्लैक होल में जाता ही रहता है और इवेंट होराइजन को क्रॉस कर लेता है। बाद में वो 5 डायमेंशन स्पेस में होता है। मूवी का ये हिस्सा इमेजिनेशन और स्पेकुलेशन, बिकॉज हम नहीं जानते कि इवेंट होराइजन में क्या होगा। इंटरस्टेलर फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं उन्होंने इस फिल्म के लिए नोबेल प्राइज विनर फिजिसिस्ट को हायर किया था सारी चीजों को साइंटिफिक एक्यूरेट रखने के लिए। लेकिन ऑब्वियसली जो चीजें साइंस भी नहीं जानता, जिन चीजों के बारे में हम नहीं जानते, उन चीजों के लिए मूवी ने इमेजिनेशन का इस्तेमाल किया। ब्लैक होल के सेंटर में क्या होगा? आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इस चीज को डिस्क्राइब करने की कोशिश करती है। ब्लैक होल के सेंटर में जो जगह है उसे सिंगुलैरिटी पुकारा है। सिंगुलैरिटी एक ऐसा रीजन है ब्लैक होल का, वो सेंटर जहां पर स्पेस टाइम के कर्वेचर इनफाइनाइट हो जाता है। वो मैश याद है ना आपको, जो हमने वीडियो में पहले बात की थी। जितना कोई हैवी ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही वो मैश स्पेस टाइम की बेंड होगी। ब्लैक होल के केस में ये बेंडिंग इतनी हो जाती है वो इनफिनाइट चली जाती है, बिकॉज हम रिलेटिविटी की थ्योरी से जानते हैं कि ग्रेविटेशन का असर टाइम, एनर्जी और सब क्या पर होता है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स भी इतना ज्यादा है तो टाइम भी इनफिनाइटली स्लो होते चला जाता है। लेकिन इनफिनाइटली स्लो होने का क्या मतलब यहाँ पर? क्या इसका मतलब यह है कि अगर आप ब्लैक होल के अंदर जाओ तो बाहर कभी निकल पाओ उससे, तो बाहर की दुनिया के लिए यूनिवर्स खत्म हो चुका होगा? ये सब तो अभी भी हम नहीं जानते, सिर्फ थ्योरी बनाई जा सकती है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। यहाँ पर कुछ ऐसी थ्योरीज है जो सजेस्ट करी जाती है, जैसे कि हम ब्लैक होल के अंदर बाहर से नहीं देख सकते बिकॉज सब लाइट उसके अंदर ऑब्जर्व हो रही होती है। लेकिन एक थ्योरी ये कहती है कि इवेंट होराइजन के अंदर लाइट बहुत जगह पर रिफ्लेक्ट करती है, सिंगुलैरिटी पर पहुंच रही है। तो एक्चुअली ऐसा हो सकता है कि हमें इवेंट होराइजन में सब कुछ दिखाई दे। इंसानों ने जो अभी तक ब्लैक होल के बारे में एक्चुअली जो देखा है वो सिर्फ एक फोटो ही है। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप द्वारा ली गई ये फोटो 10 अप्रैल 2019 को, जिसने ब्लैक होल की एग्जिस्टेंस को प्रैक्टिकली प्रूव किया है, करीब 100 साल जब इसे थ्योरेटिकली प्रूव किया गया। तो इन सारी बातों को समझकर हमें एक चीज तो पता लगती है, अगर हम ब्लैक होल में गिरते हैं तो हाई चांसेस है कि हमारे टुकड़े हो जाएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, मिली सेकंड में ही हम मारे जाएंगे। लेकिन हाँ, ब्लैक होल से डरने की जरूरत नहीं। बहुत से लोगों का पहले ये मिसकंसेप्शन था कि जो ब्लैक होल है वो सारे के सारे मैटर्स को सकअप करता रहता है और बहुत बड़ा हो जाता है और पूरे यूनिवर्स को खत्म कर देगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गैलेक्सीज में सुपर मैसिव ब्लैक होल होते हैं, बाकी सारी प्लैनेटरी बॉडी और स्टार्स जो उस ब्लैक होल की ग्रेविटेशन फोर्स में हैं और उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे सन के अराउंड हमारे सारे प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं। और यही चीज गैलेक्सी के सेंटर में बहुत ताकतवर तरीके से होती है। और इंटरस्टेलर फिल्म में जो 5 डायमेंशन कंसेप्ट की बात की गई है, उस टॉपिक पर हम फ्यूचर में किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना है। बहुत बहुत धन्यवाद।